नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके लिए। जो पॉलिटिकल साइंस चल रहा था आपका टॉपिक, पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा था कि कि जो संवैधानिक ढांचा था, संवैधानिक ढांचा में आपको मैं बताया था कि संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान के निर्माण प्रस्तावना, संविधान की विशेषता प्रस्तावना और नागरिकता, संघ इसके क्षेत्र, उसके बाद मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन, संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है। इसमें आपको बताया था कि ये चैप्टर है, इसमें ये विभाग है। इसके बाद आपको बताया था कि सरकार की प्रणाली कैसी है, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, राज्य अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकाल, ये सब चैप्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मतलब फ्रेमवर्क इसका कर दिया था। इसके बाद आपको केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार का जो अगला भाग जो था केंद्र सरकार था, केंद्र सरकार में कौन कौन से चैप्टर थे, इसको आज डिस्कस करूंगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सोचूंगा कि 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि केंद्र सरकार में कौन कौन से टॉपिक है और इसमें क्या क्या पढ़ने हैं, हमें ये देखेंगे। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार भाग 3, ये भाग 3 था। पार्ट इसमें था राष्ट्रपति में क्या क्या पढ़ना था, इसका निर्वाचन, इसमें निर्वाचन और पदावधि, निर्वाचन पदावधि का अर्हता, निर्वाचन पदावधि अर्हता, शक्तियां, महाभियोग, फिर इसके बाद आपका था इनके पदरिक्तता की स्थिति में, पदरिक्तता, यदि इनकी पद रिक्त हो जाता है तो कब इनके पद रिक्तता की स्थिति में कौन। ठीक है, पहले देखते हैं। पद रिक्तता का मतलब है कि जब ये अगर मान लो किसी कारणवश कहीं कोई समस्या में है, या फिर उनकी डेथ होती है, या फिर कोई और समस्या क्रिएट होती है, तो उसकी स्थिति में कौन यहाँ पर आकर के इनके पद को आसीन करेगा। फिर ये महाभियोग का मतलब होता है हटाना, इनको कैसे हटाया जा सकता है इनके राष्ट्रपति के पद से, इनको क्या प्रक्रिया होती है, ये भी टॉपिक इसी में आगे इस चर्चा करेंगे कि शक्तियाँ क्या होती है इनके, वीटो की शक्तियाँ, वीटो की शक्ति क्या होती है, अर्हताएं क्या होती है इनकी, पदावधि, निर्वाचन क्या होता है इनका, इसी वाले टॉपिक में इनकी चर्चा करेंगे। फिर इनके कर्तव्य क्या होते हैं, कर्तव्य का मतलब है कि ये कौन से काम का, इनके जो निर्वाचन किस लिए किए गए हैं, इनके काम क्या होते हैं, ये सब बातें इसी आने वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे आपके। इसमें सबसे इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति। ठीक है, ये सब टॉपिक इसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और जो बच रहे हैं उसको भी चर्चा करेंगे इसी राष्ट्रपति वाले भाग में, राष्ट्रपति वाले पार्ट में। ठीक, इसके बाद अगला पार्ट है इसमें उपराष्ट्रपति जो था, इसमें कौन कौन से थे, निर्वाचन, पदावधि, अर्हता, कार्यकाल, या फिर कह सकते हैं महाभियोग, इनको कैसे लगाया जाता है इनके ऊपर,
और इनके भारत और अमेरिकी बनाम अमेरिकी उपराष्ट्रपति इनका कैसे संबंध होता है इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आपका प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी पदावधि कितनी होती है, अर्हता क्या होती है, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं इनकी, और हटाए जाने की प्रक्रिया या फिर इनकी वेतन, कार्य क्या करते हैं ये, और इनका जो सदन के से नेता के रूप में कैसे परिभाषित करेंगे, नेता के रूप में, ये सब टॉपिक इसी वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, ये रहा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद जो अगला आपका टॉपिक था इसी में केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इनकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, इनके जो इनकी नियुक्ति कैसे होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मतलब है कि जो मंत्रिमंडल है पूरे सदन के सदस्य हैं, उनमें से कुछ सदस्यों को कुछ सदस्यों के ग्रुप बना करके उनको मंत्रिपरिषद के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसी को मंत्रिपरिषद है। ये इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल कितना होता है इनका कार्य क्या होता है, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, और ये जो काम करते हैं, इनके जो शक्तियाँ, ये मतलब शक्ति का मतलब होता है कि इनके पास कितनी पावर होती है, क्या क्या ये कर सकते हैं, मतलब अपने काम के जवाबदेही के प्रति। और इनकी जो वेतन कार्यकाल नहीं, इसके बाद हमें कहेंगे कि इनके जो सदन में बोलते हैं, जो इनके कहते हैं, सलाह देते हैं, उनकी सलाह की प्रकृति क्या होती है, क्या माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है, सलाह की प्रकृति कैसी होती है, इनकी बाध्यकारी होती है कि बाध्यकारी नहीं होती है, ये सब चीज़ें इसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आपके। ठीक है, फिर इसके बाद आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा से, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिर्फ फ्रेमिंग का ही बहुत लंबा क्लासेस हो जाएंगे, क्योंकि 80 चैप्टर की फ्रेमिंग करना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि इसको जब हमें इसको पढ़ना होगा, जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ना होगा, तब इसके पूरी फ्रेमिंग करेंगे एक बार फिर पुनः, तब आप इसको देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल या हम कहें मंत्रिमंडल समितियां, ठीक है, जो मंत्रिमंडल की इसमें
जो मंत्रिमंडल की समितियां हैं इसमें क्या पढ़ने होंगे, इनकी नियुक्ति कौन करता है, सलाह की प्रक्रिया क्या होती है, या हमें इसमें सलाह की प्रक्रिया नहीं, इसमें आपको इनकी सूची कैसी होती है, सूची मंत्रिमंडलीय की सूची क्या होती है, ये सब टॉपिक जो है आपको इसी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मंत्रिमंडल की सूची क्या होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, इनके नियुक्ति मंत्रिमंडल समितियां बनाने के उद्देश्य क्या हैं, और इनके और बहुत सारे टॉपिक है इसी में, इसको भी पढ़ेंगे। मंत्रिमंडल सब समितियां पढ़ेंगे, पूरे इसको प्रीव्यू करेंगे अच्छे से विस्तार रूप में। यहाँ पर बस संक्षेप में इसकी प्रीव्यू कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल समितियां, फिर सदन, संसद आएगा इसी चैप्टर, इसी भाग के अंदर संसद आएगा। संसद में जो होगा, सदन का गठन कैसे किया जाता है, इनकी संरचना क्या होती है, सदन का गठन, लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, इनकी संरचना कैसी होती है, कार्यकाल कितना होता है इनके, सदन का कार्यकाल कितना होता है, सदन का सत्र क्या होता है, सत्र क्या होता है, सदन की कार्यवाहियां कैसी होती हैं, सदन की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही सदन की जब कार्यवाही होती है तो उनके प्रक्रिया क्या होती है, सदन की कार्यवाही की प्रक्रिया, सदन के फिर पीठासीन अधिकारी क्या होता है, सदन के पीठासीन अधिकारी क्या होता है, पीठासीन अधिकारी की शक्ति क्या होती है, सीन अधिकारी की कार्यकाल कितना होता है पीठासीन अधिकारी का, नियुक्ति कैसे होती है उनकी पीठासीन अधिकारी की, और उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, अर्हता क्या होनी चाहिए, ये सब बातें इसी में ही पढ़ेंगे। जो सदन है, सदन की बहुक्रियात्मक भूमिका होती है, सदन की बहुक्रियात्मक भूमिका, क्या होती है, ये सब चार टॉपिक है। सदन का जो चैप्टर है बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। सदन की विशेषता क्या होती है, सदन की जो कार्यवाही के जो सदन है, सदन की कार्यवाही की भूमिका क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे इस वाले सदन वाले चैप्टर में आपके। फिर सदन के बाद इसका अगला चैप्टर था है सदन की संसद की संसदीय समितियां, ठीक है। संसदीय समितियां का मतलब है कि जो संसद है उसकी कार्यवाही को संचालित करने के लिए बहुत छोटे छोटे ग्रुप का गठन कर दिया जाता है, तो उसी समितियां कहते हैं। समितियां क्या करती हैं, इनका उद्देश्य क्या है, उनके गठन करने का उद्देश्य क्या है, कार्य क्या होता है इनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है,
नियुक्ति कैसे होती है और इनका जो अर्थ क्या होता है, या हम ये कहें कि इनका वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण कितने प्रकार की होती हैं। जैसे वर्गीकरण में आपका आ जाएगा जैसे जांच समितियां, इसके बाद जांच समितियों के बाद जांच एवं नियंत्रण समितियां एवं नियंत्रण समितियां ठीक है। जांच और नियंत्रण समितियां, लोक लेखा समिति जैसे होती है आपका, विभागीय समितियां ये आपका चैप्टर है। और इसमें बहुत सारी जैसे वित्तीय समितियां, ये चैप्टर इसमें पढ़ेंगे और सारे बहुत कुछ इसमें पढ़ेंगे भी, जो संसदीय समितियां हैं इसी वाले चैप्टर में, इनकी जितने भी और छूट इसमें लिखने गए हैं वो पढ़ेंगे। और ये ट्रेनिंग है बस इसका, सर इसके पाठ था इसमें और ये भी पाठ ही है। तो संसदीय मंच क्या है, संसदीय मंच क्या होता है, संसदीय पार्लियामेंट्री फोरम, इनका अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या है इनका, ये गठन क्यों किया जाता है, इनका गठन कैसे होता है और ये कार्य क्या करते हैं। ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। संसदीय मंच का मतलब है कि जो संसद है उसको एक मंच प्रोवाइड किया जाता है किसी मुद्दे को लेकर के बहस करने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए, तो वो आपके संसदीय मंच कहलाएगा। संसदीय समूह अगला चैप्टर है, संसदीय समूह। संसदीय जो समूह है इसका कौन कौन से चैप्टर है इसमें ये भी देखेंगे। संसदीय समूह का इसमें अर्थ क्या होता है इसका, संसदीय समूह अर्थ, परिभाषा और इसके कार्यकाल के बाद अंतर संसदीय समितियां या समूह, अंतर संसदीय समूह क्या होते हैं, राष्ट्रमंडलीय समूह, ये सब बातें इसी संसदीय समूह वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर जो था इसी में ही भारतीय का ही संसदीय समितियों के बाद आपका आता है उच्चतम न्यायालय। ये पाठ है इसका, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है इसमें पाठ कौन सा है, इनका जो सर्वोच्च न्यायालय में जज होते हैं उनकी नियुक्ति की संरचना कैसी होती है, उनकी संरचना का मतलब उसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने जज होते हैं, जजों की संख्या क्या होनी चाहिए, क्या होती है, ये इनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या होती है, इनको हटाया कैसे जाता है, कार्यकाल कितना होता है इनका,
इनका कार्य क्या होता है और इनके कार्य के बाद इनकी सेवानिवृत्त न्यायाधीश और जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश और महाधिवक्ता क्या होते हैं, इन सब चैप्टर को इसी में पढ़ेंगे आकर के। और इनके बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं। इसके बाद आपका आता है, इसमें जो चीज़ें छूट रही हैं, जो चीज़ें बच रही हैं, उसको भी कंप्लीट किया जाएगा इसको, क्योंकि इसमें फ्रेमिंग हो रहा है इसका टॉपिक का फ्रेमिंग का मतलब है कि आपको बता दिया जाए कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगला चैप्टर है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि जब कोई कानून बनता है उसमें कोई कमी हो जाता है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, इसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि उसमें जब कोई कानून बनता है उसमें कोई कमी हो जाती है, कमी होने के बाद उसमें कैसे सर्वोच्च न्यायालय उसको रिव्यू करता है, मतलब देखता है, उस पर सुनवाई रखता है, उस पर दोनों पक्षों की बातों को सुनता है और उस पर निर्णय देता है। सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई हाई कोर्ट भी ऐसा काम करता है, न्यायिक समीक्षा का काम। रिव्यू मतलब उसको एक पुनर्विचार करना, उस पर दोबारा कोई निर्णय मतलब विचार करके उस पर निर्णय, किसी अच्छे निर्णय पर आना। इसकी उद्देश्य क्या है, प्रक्रिया क्या होती है इनकी, प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया क्या होती है, और इनमें कहेंगे कि आपका जो 9वीं अनुसूची है क्या उसमें न्यायिक समीक्षा उसका न्यायिक समीक्षा हो सकता है? क्या 9वीं अनुसूची का क्या न्यायिक समीक्षा हो सकता है? न्यायिक क्या 9वीं अनुसूची का न्यायिक समीक्षा हो सकता है? ये भी टॉपिक इसी का है। और इनके जो न्यायिक है प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया है, ये संवैधानिक प्रक्रिया। इसका अगला पार्ट था आपका न्यायिक सक्रियता। इसका मतलब ये होता है कि जो न्याय प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो किसी मुद्दे पर आकर के डिस्कस करना। न्यायिक सक्रियता जैसे जैसे आपका कोई केस है, उस केस पे आकर के सुप्रीम कोर्ट आके सामने कोई रूल्स मतलब उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को आकर डिसीजन देता है, उस पर आकर के सलाह देता है, या फिर किसी केस को लेकर के आकर डिस्कस करता है, उसके बारे में बताता है, उसकी कोई कमियां हैं उसको उजागर करता है। जैसे पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना, उस पर कोई रेगुलेशन एक्ट बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव देना, ये न्यायिक सक्रियता का हिस्सा है। न्यायिक सक्रियता क्या इसकी हम ये कहेंगे कि इसकी औचित्य क्या है, औचित्य क्या है, क्या सही है, क्या न्यायिक सक्रियता सही है या गलत है। इस बात को देखेंगे, न्यायिक सक्रियता सही है या गलत है। ये इसके बाद आपका क्या न्यायिक सक्रियता
को उत्पन्न करने वाले उत्प्रेरक तत्व कौन है? उत्प्रेरक तत्व कौन से है? न्यायिक सक्रियता को एक तरीके से मतलब जैसे एनजीओ कोई आकर के उस पर टिप्पणी कर दे, फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय उस पर आकर के आगे बढ़ के काम करना स्टार्ट कर दे, तो ये उत्प्रेरक तत्व के रूप में ही एनजीओ तरीके से काम करता है। सक्रियता बनाम निष्क्रिय, सक्रियता बनाम फिर संयम। जो सक्रियता है ये सही है, सक्रियता सही है, या बनाम संयम, संयम सही है, संयम रखना सर्वोच्च न्यायालय को सही है। ये टॉपिक इसी में कंप्लीट करेंगे इसका, ठीक है। फिर इसके बाद आपका इसी में न्यायिक सक्रियता के बाद न्यायिक जनहित याचिका, जनहित याचिका PIL पब्लिक लिटिगेशन जो था, इसका अर्थ क्या है? पब्लिक जनहित याचिका का मतलब है कि मान लो कोई केस है, कोई ऐसा कानून है जो, या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के कोई पब्लिक को चाहता है कि हम इस केस को, इस मुद्दे को उठा के ले जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें, तो वो जा सकता है उस केस को लेके। जैसे अभी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का कोई रूल्स हो या फिर कोई ऐसे काम हो जिसमें बहुत सारी कमियां दिख रही हों और उस कमियों को उजागर करना चाहता है वो व्यक्ति, तो उसे पब्लिक जनहित याचिका के माध्यम से लेकर के जा सकता है। लेकिन उस पर कुछ टर्म एंड कंडीशन भी लगे हुए हैं, उसको देखते हैं। इसका विषय क्षेत्र क्या है ये देखेंगे। विषय क्षेत्र क्या होता है इसका? विषय क्षेत्र क्या होता है? इसके कार्यकाल क्या? विषय क्षेत्र के बाद इसका विशेषता क्या होती है? विशेषता, इसको ऊपर लिखते हैं। इसकी जो जनहित याचिका, न्यायिक जनहित याचिका है, उसकी विशेषता क्या होती है? विशेषता क्या होती है? और इसका जो PIL जनहित याचिका दायर करने का सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत क्या होता है? ये बातें इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद जो टॉपिक, जो पॉइंट बच रहे हैं उसको भी इंक्लूड कर करके पढ़ाया जाएगा इसमें। ये जनहित याचिका का ही पार्ट है। फिर इसके बाद आपका अगला जो लेसन था, भाग था, अगले भाग में केंद्र सरकार की बात, अगला भाग राज्य सरकार, 4 राज्य सरकार में क्या था? इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने थे राज्य सरकार में? राज्य सरकार के क्या क्या मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका राज्यपाल, इनकी नियुक्ति कैसे होती है? जैसे हम राष्ट्रपति वाला शासन पढ़ रहे, केंद्र सरकार पढ़ रहे थे, ऐसे इसमें भी राज्य सरकार में भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये ऐसे होगा। इसमें विधानमंडल इसमें होगा। इसी तरीके से इसमें भी देख लेते हैं। नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, शक्ति, राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल, वीटो की शक्ति,
की शक्ति, महाभियोग या फिर हस्तांतरण। हस्तांतरण कैसे होता है इनका, इनकी जो हस्तांतरण की प्रक्रिया है ये भी ज़्यादा कुछ डिसाइड नहीं है। इनकी और जैसे संवैधानिक स्थिति क्या है, इनकी स्थिति क्या होती है, ये सब सारे टॉपिक इसी राज्यपाल वाले पार्ट में ही पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर था मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री वाले भाग में आपके नियुक्ति, कार्यकाल, संरचना, ये कह सकते हैं का अहर्ता, शक्तियाँ क्या होती हैं इनकी, और इनका शक्तियों के बाद इनके जो सदन के नेता होता है राज्यसभा में, राज्य स्तर पे जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल राज्य स्तर पे जो राज्यसभा जो राज्य स्तर की स्थानीय मतलब राज्य में जो सभा होता है उसका ये सदन का नेता होता है। सदन के नेता के रूप में विधानमंडल, विधान परिषद सदन के नेता के रूप में कैसे होता है, और इसका राज्यपाल से मुख्यमंत्री, राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री बनाम मुख्यमंत्री। ठीक है। राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री, ये इसमें चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें अगला जो पार्ट था आपका राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद में क्या क्या पढ़ेंगे इसको देखेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद इनकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, संवैधानिक प्रक्रिया। ठीक है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल क्या होता है, इनकी संरचना क्या होती है, और इनका गठन करने का उद्देश्य क्या है, ये सब टॉपिक इसी राज्य मंत्रिपरिषद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इनका उत्तरदायित्व क्या होती है राज्य मंत्रिपरिषद लोगों की। ठीक है। इसके बाद राज्य मंत्रिपरिषद के बाद राज्य विधानमंडल जो इसी राज्य सरकार का हिस्सा है। राज्य विधानमंडल। ठीक। राज्य विधानमंडल में आपका जो संवैधानिक स्थिति है, इसका गठन कैसे होता है, कार्यकाल, इसमें इसकी संरचना क्या होती है, राज्य विधानमंडल में विधान मंडल में पीठासीन अधिकारी कौन होता है, ये सब चीजें राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी की कार्यकाल, नियुक्ति,
शक्ति, अर्हता, ये सब टॉपिक इसी राज्य विधानमंडल वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आपका आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय राज्य स्तर पे जो न्यायालय होता है उसकी संरचना क्या होती है, गठन कैसे होता है, या फिर हम कहें कि जो सदस्य होते हैं उच्च न्यायालय के उसकी नियुक्ति कैसे होती है, शपथ कैसे लेते हैं। और ये जो जैसे हम अभी बहुत सारे टॉपिक जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये जो शपथ लेने की प्रक्रिया, ये शपथ लेते हैं भी है, शपथ भी बहुत सारे टॉपिक उसमें लिखे गए, तो उसको भी पढ़ेंगे। जैसे मुख्यमंत्री कैसे शपथ लेता है, ये जो राज्यपाल था इसकी शपथ क्या किस बात का लेता है, ये सब टॉपिक में ये सब भी टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी में। जो जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कैसे शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति वाले में राज्यपाल है तो राज्यपाल कैसे शपथ लेता है, इसमें डिस्कस करेंगे। जो इनकी वेतन भत्ते क्या होते हैं, वेतन भत्ता, वेतन भत्ता क्या होता है, फिर इनका कार्यकाल क्या अपना होता है, कार्यकाल, ये सब टॉपिक इसी वाले चैप्टर में आकर के उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय से संबंधित जितनी चीजें जितने टॉपिक्स हैं सब इसी में आ जाएंगे आपके उच्च न्यायालय वाले टॉपिक्स में। ठीक है। इसको डिस्कस की जाएंगे आने वाले समय में। फिर इसके बाद आपका आता है अधिकरण। अधिकरण ट्रिब्यूनल, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में नहीं पेंडिंग में हो जाते हैं। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो पेंडिंग में हैं, तो पेंडिंग में ना जाए ऐसे कोई मामला, तत्काल उसका सुनवाई हो, तत्काल उस पर कोई डिसीजन आए, ऐसे मैटर को सॉल्व करने के लिए, ऐसे मैटर को हल करने के लिए हमें एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। ट्रिब्यूनल में स्पेशली जैसे पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित मामला पर्यावरण एनजीटी में जाएगा, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, उसमें ऐसे मैटर को लेकर के जाकर के समस्या का समाधान पाया जा सकता है। तो इनका गठन, उद्देश्य क्या है गठन का, संरचना क्या है, इनके कार्यकाल जो इसमें कार्य करते हैं उनके कार्यकाल कितना होता है, और कौन से लोग होते हैं जो उसमें ट्रिब्यूनल में काम करते हैं, कौन लोग होते हैं, लोग होते हैं जो ट्रिब्यूनल में, जो अधिकरण में काम करते हैं। ठीक है। ये सब बातें इसी अधिकरण वाले भाग में पढ़ेंगे, अधिकरण वाले लेसन में। फिर इसके बाद आपका आता है स्थानीय न्यायालय, या फिर हम कहें कि अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो जिला स्तर पे होता है, अधीनस्थ न्यायालय इसमें क्या कर पाने हैं, जिला न्यायालय, इनकी संरचना कैसी होती है, गठन कैसे होता है, का कार्यकाल,
और बहुत सारे इसमें वेतन भत्ते, इनके शपथ कैसे लेते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, ये सब चीज़ें इसी अधीनस्थ न्यायालय वाले भाग में पढ़ेंगे। और जैसे इसके बाद आपका आता है इसी अधीनस्थ न्यायालय में परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय, ये टॉपिक इसी में पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय में ही। अधीनस्थ न्यायालय का ही जब पढ़ेंगे तो ये परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय और बहुत सारे लोक अदालत इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब टॉपिक इसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगला है इसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष कानून या दर्जा, स्पेशल स्टेटस दिया गया है कुछ राज्यों के लिए, तो उनके क्या प्रावधान किया गया है, तो उसमें कौन कौन से, जैसे ये चैप्टर अलग है, इसमें क्या क्या पढ़ने हो, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, फिर सिक्किम, नागालैंड, केरल, ये सब जो स्टेशन के स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं इनके, इन राज्यों की जो विशेष प्रावधान है इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। इस वाले टॉपिक ये सब सारे टॉपिक तो इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आपका अगला भाग था स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार में क्या क्या देखेंगे। इसमें पहला चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, ग्राम पंचायती राज, इनके संवैधानिक प्रावधान क्या है, इनकी संरचना कैसी है, इनके जो 1992 का जो 73वां संशोधन है वो देखेंगे। और इनको राजस्व की स्थिति कैसे है, ये हम कहें कि जो अनिवार्य एवं स्वैच्छिक अनिवार्य एवं स्वैच्छिक विषय है, ये देखेंगे इसमें। इसका थोड़ा सा यहाँ स्वैच्छिक विषय क्या होते हैं, ठीक है, ये इसमें आकर के आपको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर था नगर निगम, जो ये चैप्टर था इसमें आपका इनका संवैधानिक प्रावधान, इसमें क्या है, संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। यार ये इनका विकास कैसे होगा,
इसमें डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि इसमें बहुत तमाम तरीके के लोग होते हैं, तो उनका क्या माइंड होता है, जैसे शादी विवाह होता रहता है, शादी विवाह का मौसम चल ही रहा है इस समय, तो गाना बजाना अपना चलता रहता है ऐसे। ठीक, आप समझ रहे होंगे बात को। हम नहीं डिस्टर्ब नहीं होता है, आपको डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं नहीं डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो आपको डिस्टर्ब क्यों हो गया? क्योंकि तू मेरा तो मेन, हमें तो ज़्यादा डिस्टर्ब होना चाहिए। शादी में ऐसे ही बजता रहता है, आपको थोड़ी देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार मौका तो आता नहीं। फिर इसके बाद आपका 1912 जो इसमें, हाँ इसमें बहुत सा ऐसा टॉपिक था जो पेशा का 1996 का जो पेशा था इसका विस्तार किया गया था, इस पंचायती राज वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका इसके जो 1900 इसमें 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसी वाले चैप्टर में आकर के पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो भी बचे हुए लिखे नहीं गए हैं इसमें, लेकिन वो कंप्लीट किए जाएंगे, आप ध्यान रखिए। और ये जब पढ़ेंगे जैसे पंचायत नगर निगम पंचायती राज, तो वो सारे चैप्टर इसमें आकर के पढ़ेंगे। ये अगर फ्रेमिंग का इतना लंबा क्लासेस हो जा रहे हैं सारे। ठीक, फिर इसके बाद आपका यहीं पर समाप्त करते हैं इसको, फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ही माहौल ख़राब है इसमें। मतलब ख़राब की क्या, बहुत मतलब बादल बज रहा है, तो आवाज़ सारी इसमें आ रहे हैं, आपके कानों में भी आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें यहीं पर समाप्त करते हैं इसको। ठीक है, नमस्कार।